Hello, my name is Anil Padidar, and I welcome you all in the platform which is provided by and sponsored by Arambha Civil Services Academy and VS Education. दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 2024 का एमपीपीएससी प्री आने वाला है, जिसकी डेट भी आपको पता है, उसके फॉर्म भी फिलअप आपने कर दिए होंगे और अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस आपने नया सिलेबस देखा होगा और आई होप कि आपने नए सिलेबस को अच्छे से देख लिया होगा. So today we have discussed about the Indian polity, the chapters of Indian polity, which is important as per the pre-exams 2024. आपने देखा होगा कि यूनिट नंबर 5 जो प्री के सिलेबस में है उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आपने देख लिया होगा. उसका पहला ही टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 5, which is called Constituent Assembly. So today we have discussed about the Constituent Assembly. क्या क्या डायनामिक्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, व्हाट आर द एक्चुअल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और हाउ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म्ड, व्हाट इज द बेस फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. हम इन सारे फैक्ट पर आज बात करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो खासकर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए शुरू किया गया है. अगर आप इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं तो आप बिल्कुल, आपके लिए कोर्स बहुत किफ़ायती होगा. और यहाँ जो लेक्चर दिए जाएंगे वो लेक्चर पीपीटी या पीडीएफ जो है वो फॉर्म, उस फॉर्मेट में भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. जो ऐप, वीएस एजुकेशन ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप पीडीएफ पे जाकर के क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी. एग्ज़ाम जो लेक्चर है वो ख़त्म होने के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी. सो डोंट वरी अबाउट द पीडीएफ, एंड द पोस्ट क्लास पीडीएफ आल्सो प्रोवाइडेड फ्रॉम आवर साइट्स. हम पोस्ट क्लास पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे. तो जो भी अलग से एनोटेशन में इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करूँगा, जो भी एनोटेशंस में लिखने वाला हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा मार्क, वो सारी चीज़ें आपको आफ्टर द क्लास प्रोवाइडेड की जाएगी फ्रॉम आवर साइट्स. So I hope you enjoy all the classes. So let's start the class. Constituent Assembly. As we know that our Indian Constitution framed and drafted by this Constituent Assembly, और अप्रोक्स 300 पीपल जो थे इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था. लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है? आपको असेंबली का मतलब समझ जाना चाहिए. असेंबली का मतलब होता है गैदरिंग ऑफ पीपल, some important people of different some important people of different regions, different attitudes and different knowledge. They share their thoughts, and इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट हो चुका था. लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आखिरकार बनाई क्यों गई थी, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, इसका जो पहला आइडिया था, द फर्स्ट आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसने दिया था, उसको भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले 60 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑलरेडी 60 कंट्री, अप्रोक्स 60 कंट्री ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था. तो ऑब्वियसली बात है कि हम 61 कंट्रीज ही हुए होंगे. आफ्टर 60 कंट्री इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड हुआ, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचा भी तो कब सोचा? व्हेन वी आर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. हम ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी रहे थे उस समय, हमने सोचा कि हमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना होगा, किसका विचार रहा होगा, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दी है. आइए समझते हैं. सबसे पहला इंसान था जिसने सबसे पहली बार ये बोला था कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि दुनिया कॉन्स्टिट्यूशन पे काम कर रही थी. शुरुआत में इनिशियली ये हो रहा था कि व्हाट वी विल डू आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन केस अगर हम लोग ब्रिटिश कॉलोनियल जो एरा चल रहा था, इन केस हम ब्रिटेन से फ्री हो जाते हैं, इन केस इंडिया विल बिकम फ्री, बिकम इंडिपेंडेंट, तो हम क्या करेंगे, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा, कैसे रन किया जाएगा. तो हम लोग इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, हम इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए क्या करेंगे? इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए हमें हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए.
या फिर हम ये जो प्रिंसली स्टेट्स में हमारा जो किंग वाला जो सिस्टम हुआ करता था, जो हमारी एम्पायर्स हुआ करते थे, मुगल एम्पायर, सल्तनत, मराठा, ऐसे पहले ये जो राजा महाराजा पुराने हुआ करते थे, क्या हम इन्हीं को दे दें? क्या ये जो किंग वाला जो सिस्टम था, मोनार्की था, क्या हम मोनार्की वाला फॉर्म लेकर के आएंगे? क्योंकि जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया था, अप्रोक्स 200 ईयर्स का कॉलोनियल पीरियड इंडिया ने फेस किया था। तो इस 200 ईयर की कॉलोनियल पीरियड में हमने एक चीज तो समझ ली थी कि ब्रिटिशर्स आर वेरी वेरी बैड एट द एज कम्पेयर टू दी अदर किंग्स जो भी हमारा देश में पहले रह चुके थे ना, उससे जो ज़्यादा खराब थे ये लोग। तो ये इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से इन्होंने खराब कर दिया था। तो हमें लग रहा था कि इनसे बेटर तो वो प्रीवियस थे। कई बार हम लोग होता है कि हमारे पास जब ऑप्शंस नहीं होते तो हम लोग कंपेरेटिव ऑप्शंस ढूंढते हैं, तो इससे बेटर कौन हो सकता है। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि हम लोग मोनार्की लेकर के आएंगे बिकॉज दे आर नॉट बेड एज कम्पेयर टू दी ब्रिटिश एम्पायर। कम से कम वो इंडिया का जो पैसा है वो बाहर तो नहीं ड्रेन कर रहे हैं, वो ड्रेन ऑफ वेल्थ तो नहीं कर रहे थे कम से कम। जबकि अंग्रेज लोग तो बहुत ज़्यादा ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे थे। और कुछ लोग जो समझदार थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग मोनार्की को दोबारा से नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर हम मोनार्की को दोबारा से लाएंगे तो अगेन इंडिया विल बी द कॉलोनी। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बहुत अच्छे अच्छे डेवलप कंट्री थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। हु अडॉप्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है। ये कहानी तो पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि हु अडॉप्ट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले किसने, हु अडॉप्ट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? तो मैं आपको बता दूं कि 1215 एडी की बात है, जब पहली बार ब्रिटेन के किंग जॉन ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स दिया था, विच इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा। उन्होंने पहली बार क्या किया था, कुछ राइट्स दिए थे, और वही उनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से जो है वो कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बट यूके वाज द फर्स्ट कंट्री, यूके इज द फर्स्ट कंट्री हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। उन्होंने अपने कंट्री के लिए पहला कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 1215 में, लेकिन ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। इट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसा नहीं कि ये मैं ओरल नहीं लिख रहा हूँ, इट इज नॉट अ ओरल कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं, ये लिखा हुआ तो था, रिटर्न में तो था, बट इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल था, फ्लेक्सिबल। बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज कॉल्ड अनरिटन आर इनकम्प्लीट कॉन्स्टिट्यूशन। तो दुनिया का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो अनरिटन ही था, जो किसने अडॉप्ट किया था, ब्रिटेन, यूके ने अडॉप्ट किया था। और किंग जॉन ने सबसे पहले रॉयल डिक्लेरेशन जारी किया था, विच इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा एट द टाइम। हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट रिटर्न किसने किया, लिखा था, सबसे पहले एडॉप्ट किसने किया था। तो फर्स्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन adopted adopted by यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने वाला जो कंट्री था वो था आपका यूएसए। 2015 एमपीपीएससी प्री के क्वेश्चंस में पूछा गया था, हु अडॉप्टेड द फर्स्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन रिटर्न वाला, अनरिटर्न की बात करें तो यूके वाला है। आपको ध्यान देना होगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको आपका ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि फिर इंडिया में क्या हो, चलो इन्होंने तो बना लिया अपने देश का, लेकिन जब हमारे कंट्री की बात है, व्हेन इंडिया की बात है, उस समय इंडिया वाज कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया जब हम लोग थे तब हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, उनमें से एक आदमी था जिनका नाम था एम एन रॉय। एम एन रॉय साहब, ही वॉज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई के फाउंडर थे ये।
एम एन रॉय साहब ने सबसे पहले ये बात कहा था, दे ही ऑफिशियली डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा था कि इंडिया जैसे कंट्री का तो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। वाई वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन? जैसे कि दुनिया के बहुत सारे डेवलप्ड और बहुत अच्छे अच्छे कंट्रीज जो फ्री हुए हैं, उन्होंने अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वहाँ पर राइट्स को भी डिफाइन किया है, वहाँ की माइनॉरिटी सबके लिए अलग अलग प्रोविजंस बनाए हैं। तो क्यों ना हम भी कॉन्स्टिट्यूशन पे इतना वर्कआउट कर लें। सो इंडिया, तो उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम ऑफिशियली डिमांड करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हु ऑफिशियली फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज M. N. Roy in 1935, 1934. It was in 1934 the idea of Constituent Assembly. सबसे पहले मैं बोला कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो उसके लिए एक असेंबली बनानी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें जो मैं एक्स्ट्रा बोलता जा रहा हूँ ये आप नोट डाउन करते चलिएगा, काम की हैं। द फर्स्ट आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस कंट्री में लाया गया था? तो द आंसर इज फ्रांस। फ्रेंच गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस आइडिया को अडॉप्ट किया था कि हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो हमें असेंबली बनानी पड़ेगी, बिकॉज यूके और यूएसए के लिए कोई देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर यूएस एंड यूके, बट व्हेन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन वर वाज ड्राफ्टेड, दे ऑर्गेनाइज अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उन्होंने ड्रॉ ऑर्गेनाइज की थी। तो इंडिया ने भी, इंडिया की तरफ से भी पहली बार एम एन रॉय साहब ने कहा कि यार हमें भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी पड़ेगी। So the idea of Constituent Assembly first time given by the M. N. Roy, and he officially demanded for the Constitution Assembly and Constitution of India. Okay? By the first time, Mr. M. N. Roy. M. N. Roy was the pioneer of communist movement in India and also the founder member of Communist Party. Communist movement कहाँ से हुआ? He inspired from the Russian Revolution. He inspired from the Chinese Revolution. Chinese हालांकि चाइनीज रिवॉल्यूशन बाद में हुआ था, बट चाइना में कम्युनिज्म आ चुका था। तो ये चाइना के कम्युनिज्म से माओवादी कम्युनिज्म वहाँ पर था, और रशिया में भी आ चुका था कम्युनिज्म। तो रशिया के कम्युनिज्म और यहाँ के कम्युनिज्म से वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इंडिया में उन्होंने कम्युनिस्ट मूवमेंट भी किया। एन एडवोकेट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेटिज्म, उन्होंने अपने इंडिया में रेडिकल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने की बात की कि हमें भी ऐसा होना चाहिए, हमें अगर कुछ बदलाव करना ना, चेंज लाने हैं तो हम रूल्स के द्वारा ला सकते हैं। बट इन 1935 आप खुद सोचिए, आज तो हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, नाउ वी आर इंडिपेंडेंट इन 2024। आप अगर कोई डिमांड रेज करना चाहे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के सामने, आप अकेले ही कोई डिमांड रेज करना चाहे और आप एक बोर्ड बना करके ले जाए मुख्यमंत्री जी के हाउस के सामने इन भोपाल अगेंस्ट श्यामला हिल्स, अगर आप खड़े हैं और आप कुछ डिमांड रख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक सिंगल पर्सन की कोई डिमांड को कोई सोचेगा या सुनेगा भी। मुझे लगता है कि नहीं सुन पाएगा। आज भी भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में भी एक इंसान की डिमांड की कोई वैल्यू नहीं है। एक इंसान कितना ही चिल्ला दे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अगर आपके पास पोटेंशियल है, अगर आपके पास में पब्लिक सपोर्ट है, अगर हजारों लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर सपोर्टिंग यू इफ यू आर डिमांडिंग फॉर समथिंग लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर शायद आपको सुनेंगे। तो वैसे ही कुछ उन्होंने कहा कि यार मेरे अकेले के बोलने से तो कुछ नहीं होगा। 1934 में उन्होंने डिमांड तो रखी थी, बट हुआ ये कि उन्होंने कांग्रेस से ये बात शेयर की। उन्होंने, वो चाहते थे कि कांग्रेस, उनको पता था कि कांग्रेस जो है वो काफ़ी इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल्स एंड एक्टिव थे वो पॉलिटिक्स में, और लगातार वायसराय के कांटेक्ट में अगर कोई था उस समय तो वो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के द प्रोमिनेंट मेंबर्स, जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब एंड दी अदर्स, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग थ्रू कांग्रेस हम लोग ये डिमांड को राइज करें। तो उन्होंने कांग्रेस के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो चाहिए, बिकॉज हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना लाजमी था भी, क्योंकि 1927 में ऑलरेडी साइमन कमीशन का हम लोग अपोज कर चुके थे। साइमन कमीशन के अगेंस्ट में हमारे मोतीलाल नेहरू साहब ने नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी थी। उनके अगेंस्ट में जिन्हा का कोई 14 प्रोग्राम अनाउंस कर दिया था। तो लगभग कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ऑलरेडी पहले से कुछ उसका हमें एक
ब्लूप्रिंट मिल चुका था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाह रहा है, लेकिन हम बनाएंगे कैसे? एक अकेला आदमी तो नहीं बना सकता। नेहरू रिपोर्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकता है कि एक अकेले आदमी ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। पर नेहरू रिपोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि कैसा होना चाहिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग पढ़ना चाहिए, नेहरू रिपोर्ट बहुत अच्छी है। हम्म। No, Pen, we are not talking about both pre plus mains at the same time because we don't have enough time for discussion of enough discussion on mains. तो मेरा कोशिश यही रहेगा उपेंद्र कि मैं कोशिश यही करूंगा कि प्री वाले कॉन्सेप्ट को ज़्यादा मैं उसमें दूँ और मेंस के कुछ टॉपिक्स या कुछ क्वेश्चंस में दे सकता हूँ। लेकिन जैसे प्री की एग्जाम्स होगी आफ्टर दैट हम लोग पूरा मेंस पर डिस्कशन करेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है? ओके। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने 1935 में उन्होंने भी फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस एवरी ईयर अपना सेशन करती थी, उसके सेशंस भी बड़े इंपॉर्टेंट। आपको पता है मिसलेनियस जब पूछा जाता है ना, तो उसमें सेशंस कई बार एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यू हैव टू कलेक्ट द प्रीवियस ईयर पेपर और उस पर एक बार ढंग से अच्छे से उसको स्टडी करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको काफी गाइड करने वाले हैं मुझे लगता है। बट इन 1935 ऑफिशियली डिमांड तो कर दी थी 1935 में, बट इन 1938 की अगर हम लोग बात करें तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस किया था, he announced by the podium of from the podium of Indian National Congress, उन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही चाहिए, उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाएंगे। और एक और डिमांड रख दी थी कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड बाय इंडियंस, इन अंग्रेजों को हम लोग नहीं बनाने देंगे, हम खुद बनाएंगे ना, हम क्यों इनको देंगे। तो इन 1938 दैट इज जवाहरलाल नेहरू on behalf of Indian National Congress declared that the constitution for free India, for independent India, must be framed without outside interference. Because Mr. Gandhi also said that the Indian constitution should be made by Indians. गांधी जी से भी पूछा गया तो गांधी जी ने भी बोला था कि the Indians has potential to make the constitution to fulfill the desires of Indian people. उन्होंने कहा था कि इंडियंस के पास इतना पोटेंशियल तो है कि वो बना सकते हैं। 2022 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, द स्टेटमेंट गिवन बाय मिस्टर गांधी, यही स्टेटमेंट पूछा गया था जो मैं बताने वाला हूं। तो मैं बता रहा हूं कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू साहब ने डिक्लेरेशन किया था ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस। उन्होंने कहा था कि इंडिया को तो बनाना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी होगी और उसे इलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। देखिए शब्द ध्यान रखिएगा, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो होगी, एक तो इंटरफेरेंस नहीं होगा बाहर का। इंटरफेरेंस से मतलब सीधे सीधे हम लोग ब्रिटिशर्स को अवॉइड करना चाह रहे थे, वी डोंट अलाउ ब्रिटिशर्स टू टेक पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सो दैट हमने सोचा कि उनको क्यों हम लोग इन्वाइट करें, हम लोग विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। सो दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो होगी उसके सारे मेंबर जो होंगे वो इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। लेकिन आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है एवरी इंडियंस हु कंप्लीट द एज ऑफ 18 हैज राइट टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। लेकिन यहाँ इन्होंने डिमांड की थी एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब ये था कि जवाहरलाल नेहरू उस समय नहीं चाहते थे कि ऑल द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम उसे इनडायरेक्ट इलेक्शन से ही इलेक्ट करके लाएंगे। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हो रही है। एडल्ट फ्रेंचाइजी, वो लोग, कुछ लोग, सबको वोटिंग राइट्स कैसे दे सकते थे? वी आर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स एंड वी डोंट हैव राइट टू गिवन वोटिंग राइट्स द इंडियन पीपल, क्योंकि हमें नहीं मिला हुआ था। हमें मिला हुआ था तो केवल हमारे कुछ लोग, जिनकी वजह से हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। लेकिन चलो ये भी हो गया। 1938 में ये भी हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड कर दी और ये कुछ अपनी जो जो इच्छाएं थी वो बता दी। लेकिन क्या ब्रिटिशर्स हमारी डिमांड को के बारे में सोचने वाले थे? क्या ब्रिटिशर्स हमारे डिमांड को मानने वाले थे? ऐसा तो कुछ नहीं था, बिकॉज उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यार ये तो ठीक है, रोज कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते थे, तो इट्स नॉट अ न्यू, कि ये कोई नया चीज नहीं है कि एक डिमांड कर रहे हैं। बट एक चीज हो गई थी 1939 में। 1939 में व्हेन हिटलर अटैक ऑन दी पोलैंड, हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हो गया था।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, हिटलर के सामने यूनाइटेड किंगडम था, फ्रांस थे, और भी कई सारे कंट्रीज थे। तो जब इन लोगों को लड़ने के लिए आर्मी की जरूरत पड़ी, आर्मी मैन की जरूरत पड़ी, तो उस समय भी इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इतना बड़ा देश जिसमें इतने सारे लोग हैं और ईमानदार लोग हैं, इतने अच्छे लोग इंडिया के थे कि अगर किसी ने उनको किसी काम के लिए अपॉइंट किया था तो वो ईमानदारी से काम करते थे। तो उनको चाहिए था कि वो इंडियंस लोगों का सपोर्ट ले। उन्होंने इंडियंस को बिना बिना कांग्रेस या बिना इंडियंस से पूछे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया था। इसी से नाराज होकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ स्टेट्समैन की सरकार थी, मैं आपको बताऊंगा 1935 के एक्ट में। मैं कहानी बताता जा रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा ठीक लगेगा तो ठीक, नहीं तो मैं कुछ अलग से लिख दूंगा। 1935 एक्ट जो आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बोला गया था कि हम जो 11 प्रोविंसेस हैं ब्रिटिश इंडिया की, क्योंकि बाकी तो प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में, 11 प्रोविंसेस जो थी, आज जिसे हम स्टेट बोलते हैं, पहले वो प्रोविंसेस हुआ करती थी। तो 11 प्रोविंसेस में हम इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन से जो भी जीतेगा उसको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। तो 11 प्रोविंसेस थी, उसमें से लगभग 8 या 9 प्रोविंसेस थी, आई गेस 8 या 9 प्रोविंसेस थी जिसमें कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली थी। कांग्रेस जीत गई थी तो कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई थी और कैबिनेट भी फॉर्म किया था। बट 1939 में जब वॉर हुआ ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड, तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन आर्मी को बिना हमारी परमिशन के, जब बिना हमसे पूछे, बिना हमसे डिस्कस कंसल्ट किए, उन्होंने जब उसको वहां झोंक दिया, लगा लिया, तो हमने उन 8 या 9 जो भी हमारा कैबिनेट बने थे उनसे हमने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन मार दिया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाएंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। तो उन्होंने फिर मजबूर होकर, क्योंकि एक तो हम लड़ रहे हैं, एक तो वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ऊपर से आपने ही किसी कॉलोनी में हमारे खिलाफ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हो रही है, तो which is जो बहुत अच्छा सिग्नल नहीं था ब्रिटिशर्स के, तो ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू गिव अस एन ऑफर विच इज कॉल्ड अगस्त ऑफर। 1940 में उन्होंने 1940 में उन्होंने हमें एक ऑफर दिया विच इज कॉल्ड अगस्त ऑफर। इट इज कॉल्ड अगस्त ऑफर बिकॉज द ऑफर कम्स इन अगस्त, मंथ ऑफ अगस्त, सो दैट इट इज कॉल्ड अगस्त ऑफर। उन्होंने क्या किया, फाइनली दे एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ our demand of constitution. So the demand was finally accepted in principle by government, in principle by British government in what is known as the अगस्त ऑफर। तो आप जानिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस अगर पूछा गया हो कि बाय थ्रू विच एक्ट या विच ऑफर द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया adopted या accepted by the Britishers, then the answer is 1940 अगस्त ऑफर। आपको ये बोलना पड़ेगा, अगस्त ऑफर में हमको ये कर दिया गया था, उन्होंने हमें डिमांड बता दिया कि आप कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच महात्मा गांधी का स्टेटमेंट आता है, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ एम के गांधी, स्टेटमेंट ऑफ एम के गांधी में लिख देता हूँ क्या स्टेटमेंट था, क्या स्टेटमेंट था। उन्होंने बोला, उन्होंने एक्चुअली स्टेटमेंट दिया नहीं कहीं, मतलब बोला नहीं है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, ही रोट एन आर्टिकल। He wrote an article in the हरिजन मैगजीन। द हरिजन नाम की एक मैगजीन होती थी, पहले चलती थी, वेरी फेमस मैगजीन। द हरिजन मैगजीन में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, एक आर्टिकल जैसे पेपर में कुछ आर्टिकल छपता है वैसे कुछ आर्टिकल छपा था, और आर्टिकल का जो नाम था वो था द ओनली वे, द ओनली वे। ये स्टेटमेंट क्या था, आप किताब में बुक्स में पढ़ सकते हैं, स्टेटमेंट बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। लेकिन अब स्टेटमेंट तो नहीं पूछेगा, हो सकता है इस मैगजीन का नाम या उस आर्टिकल का नाम पूछ लें। इसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जब बात हो रही थी ना कि ब्रिटिशर्स हमारी बात क्यों नहीं मानेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वाले क्यों क्यों नहीं बना सकते, तब महात्मा गांधी ने, क्योंकि महात्मा गांधी ने लिखा है ना तो ब्रिटिशर्स को तो सुनना पड़ेगा, उन्होंने लिखा था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, द इंडियन, मैं बता देता हूँ बहुत लंबा है, the Indian Constituent Assembly has potential to draft या form a constitution of Indian nature and would fulfill the desires of Indian। उन्होंने कहा कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जिसमें इंडियन लोग खासकर हैं होंगे, उसके पास इतनी पोटेंशियल और कैपेसिटी है
कि वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर सकते हैं जो इंडियन नेचर का हो, एंड ऑल्सो हु फुलफिल द डिजायर्स ऑफ एवरी इंडियन, सो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड बाय इंडियंस। उन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बन सकता है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन ही बनाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमने देख लिया था, साइमन कमीशन हमने देखा हुआ था, ऑल द मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन आर ब्रिटिशर्स, हमें अलाउड नहीं किया गया था, और दे कम्स टू इंडिया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही वो आए थे। उन्होंने कुछ 1919 एक्ट की कुछ कमियां थी, उसको रिफॉर्म करने के लिए थे, लेकिन हमने उनको पूरी तरह से भगा के यहाँ से, मतलब अपोज किया और भगा दिया। आपको हिस्ट्री में कुछ तो पता होगा, द पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय एंड द ब्रिटिश एक ऑफिसर्स था दैट इज कॉल्ड सॉन्डर्स, उन्होंने मार दिया था उनको, बहुत एक खराब हुआ था वो। 1942 में क्रिप्स मिशन आता। देखिए हम लोगों की बड़ी अच्छी आदत है कि अच्छी आदत बोलो या बुरी आदत बोलो, लेकिन वी इंडियंस हैव कॉमन, एक कॉमन हमारी एक आदत होती है। क्या आदत होती है, हम लोगों को अगर कोई बोल देना कि आपको हम ये दे देंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार उसको मांगते हैं। वी अगेन एंड अगेन डिमांडिंग द सेम थिंग्स, कि आपने तो बोल दिया था 1940 में कि वी एक्सेप्टेड योर डिमांड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम बार बार लेटर लिख के बोल रहे हैं कि कब कब कब, हम बार बार क्वेश्चंस कर रहे हैं कब बनाएंगे। वो लोग लड़ रहे हैं, उनको वर्ल्ड वार चल रहा है, और हम लोग उनको परेशान किए जा रहे हैं। और वैसे सही टाइम तो वही था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने का स्टेटमेंट भी था, इट इज़ द राइट टाइम, ये सबसे राइट टाइम है कि हमें अब डिमांड कर देनी चाहिए फ्रीडम की, हमें एक इनके खिलाफ इकट्ठा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर अभी नहीं तो ये कभी हमें आज़ाद नहीं करेंगे। अगर इनके वादों पर आप रखें, अगर ये जो जो भी आपको प्रोमिस कर रहे हैं, तो ये अपने प्रोमिस कभी फुलफिल नहीं करते, बिकॉज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने इनके प्रोमिस देख लिए थे। तो उन्होंने कहा था कि इट इज़ द राइट टाइम टू revolt against the British government, because we are not depend on the promises given by the British government। और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का स्टेटमेंट था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो फर्स्ट फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, इनका बर्थ हुआ था, वो हुआ था अफगानिस्तान में। कुछ अल हिलाल करके कुछ कुछ मैगजीन या ऐसा कुछ पत्रिका इन्होंने छापी थी, काफ़ी फेमस व्यक्ति थे ये। और इन्हीं के नाम पर भोपाल में मैनिट कॉलेज, एनआईटी कॉलेज खोला गया। तो हमने बार बार डिमांड की कि कब बनाओगे कब बनाओगे, तो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परेशान होकर के, एंड एट दैट टाइम द विंस्टन चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। विंस्टन चर्चिल का नाम शायद आपने सुना होगा। चर्चिल साहब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे कंजर्वेटिव पार्टी के, एंड ही डोंट वांट टू फ्री इंडिया, एंड वे नहीं चाहते थे कि इंडिया कभी फ्री हो, नहीं चाहते थे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कुछ बने। तो दे सेंट टू द क्रिप्स मिशन इन इंडिया। क्रिप्स मिशन को 1942 में इंडिया भेजा गया था टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड ऑल्सो सेट अप अ पाथ फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। क्रिप्स मिशन को भेजा क्यों गया था, दो चीज़ों के लिए। एक तो आप ये जो प्रॉब्लम चल रही है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का लेकर के, कौन बनाएगा, क्या होगा, कैसी होगी, इसको रिजोल्व करिए। और दूसरा है कि आप आ जाइए और इनको इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या करना होगा, जो रूट है उसको डिसाइड कीजिए, सेटअप अ रूट फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। दो चीज करने के लिए आए थे। उसमें तीन मेंबर्स थे, जिसके चेयरमैन थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। सो दैट्स व्हाई द मिशन इज कॉल्ड क्रिप्स मिशन। उसमें तीन लोग थे, मैं तीनों इन लोगों के नाम बता देता हूँ एक बार, फिर हम इन तीनों को पढ़ेंगे, इसलिए मैं केवल नाम बता रहा हूँ। पहला व्यक्ति था स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो इसका चेयरमैन था कमेटी का। दूसरे थे ए वी एलेक्जेंडर, और जो तीसरे थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए वी एलेक्जेंडर, एंड द थर्ड वन इज लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये तीन लोग उसमें थे। अब हुआ ये कि जब तीनों लोग इंडिया आए, और दे नो वेरी वेल कि मिस्टर जिन्ना वांट्स सेपरेट स्टेट, सेपरेट कंट्री। उनको पता था कि जिन्ना ऑफिशियली, जिन्ना और मुस्लिम लीग ने डिमांड कर दिया था सेपरेट नेशंस इन 1940। आपको पता, पहली बार पाकिस्तान शब्द का, जो पाकिस्तान वर्ड है, इसको पहली बार डिराइव किया था चौधरी रहमत अली में। लंदन में रहने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति थे, इंडियंस थे, ओबियसली बात है, तब तो इंडियंस ही होंगे।
उन्होंने एक सेपरेट नेशन की जब बात चल रही थी, जब मुस्लिम लीग लगातार बोल रहे थे कि वी वांट सेपरेट नेशंस फॉर द मुस्लिम्स, और उसके नाम को लेकर के अभी तक नहीं था कि नाम क्या था। 1940 में फर्स्ट टाइम नाम आया था, दैट इज पाकिस्तान। 2023 के एमपीएससी प्री में क्वेश्चन आ चुका है। तो डिमांड तो करती है, बट ब्रिटिशर्स नो कि ये चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में नहीं बनती है, दे आर जो है वो दोनों से, उनके दोनों के आइडियोलॉजी नहीं मिलती थी, तो उन्होंने बोला कि यार इसका फायदा उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिप्स मिशन ने कुछ ऐसे क्लाउजेस रखे थे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द मेन्स पर्पस, तो मैं उनको बहुत डिस्कस नहीं करूंगा। तो क्रिप्स मिशन ने अपनी कुछ प्रोविजंस बताए थे कि वी फ्री इंडिया अनडिवाइडेड, हम इंडिया को अनडिवाइडेड फ्री करेंगे, जो कि मुस्लिम लीग बिल्कुल नहीं चाहता था, वो तो उसके अगेंस्ट ही था। उन्होंने बोला था उस अनडिवाइडेड इंडिया में जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया होंगे वहां पर मुस्लिम को एक्स्ट्रा हम वो देंगे, रिजर्वेशन, लाइक इलेक्टोरल इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन जैसा कुछ। तो हमने बोला कि जहां मुस्लिम ज्यादा होंगे वहां पर मुस्लिमों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला जाएगा, एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देंगे। तो कांग्रेस इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुआ। कांग्रेस इस बात के लिए तो राजी था कि इंडिया को अनडिवाइडेड रखा जाए, ठीक है, मुस्लिम लीग नहीं था। कांग्रेस बोलता है कि हम अनडिवाइडेड रखेंगे लेकिन सब सारे स्टेट सारे कम्युनिटी सेम रहेगी, आप स्पेशली किसी कम्युनिटी को या किसी रिलीजन बेस पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते, नहीं तो ये आगे चलकर इंडिया को बहुत खराब या नुकसान कर सकता है। सो दैट कांग्रेस ऑल्सो अपोज क्रिप्स मिशन, द प्रोविजन फॉर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन पूरी तरह से फेल हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, द क्रिप्स मिशन वॉज फेल्ड। क्रिप्स मिशन जो है वो वापस कम बैक टू दी ब्रिटेन आ गए वो लोग, और इस वजह से क्रिप्स मिशन आया था गया, पता नहीं चला कि क्या आया क्या गया। आया भी था, सब लोगों ने अलग अलग बनाया कि क्यों आया था, क्या करके चला गया, क्या हुआ। तो मिस्टर महात्मा गांधी जो थे उन्होंने क्रिप्स मिशन को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, मैं स्टेटमेंट बता, स्टेटमेंट के लिए तो मैं अलग अलग से क्लासेस, पूरा नेक्स्ट क्लास में स्टेटमेंट अलग से मेंशन कर ही दूंगा। फिर भी मैं केवल आज की क्लास, चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास से इतना सारा बहुत सारी चीजें लिखना आपके लिए भी सही नहीं रहेगा, और कल की क्लास में मैं सारे स्टेटमेंट एक साथ लिख दूंगा। लेकिन स्टेटमेंट क्या था फॉर द क्रिप्स मिशन? महात्मा गांधी जो थे उन्होंने कहा कि ये एक ऐसे बैंक का चेक है जिसकी डेट निकल चुकी है, आउटडेटेड चेक, अ चेक ऑफ अ बैंक जिसकी डेट तो निकल चुकी है, अमाउंट तो भरा हुआ है, लेकिन क्या करेंगे, डेट निकल चुकी है, अब क्या करेंगे लगा करके। मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन के फेल्योर को देखते हुए उन्होंने भी कहा इट इज अ चेक ऑफ अ डिफाल्टर बैंक। उन्होंने बोला था कि ऐसा बैंक जो टूट चुका है, डिफॉल्ट हो चुका, बैंक ही नहीं है, हट चुका है, चला जा चुका है, तो ऐसे बैंक का जो चेक है वो दिया है हम लोगों को। तो दो बड़ी चीजें सामने आई, एक तो ये चेक ऑफ अ डिफॉल्टर बैंक, और दूसरा ये कि महात्मा गांधी ने बोला चेक ऑफ अ डिफॉल्टर, जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि इट इज अ चेक ऑफ अ डिफॉल्टर बैंक, और महात्मा गांधी ने बोला कि इट इज अ चेक ऑफ आउटडेटेड, आउटडेटेड चेक दिया है जिसकी डेट निकल चुकी है। किसको लेकर दिए थे स्टेटमेंट? क्रिप्स मिशन को। मैंने सारी चीज तो बता दी, अब मैं जो मेंशन किया उसको भी मैं बता देता हूँ। इन 1942 सर स्टेफोर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया विद ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने जो तीन नाम बताए थे ना, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये तीनों के तीनों लोग अगेन कम बैक टू इंडिया। कब आएंगे ये तीनों के तीनों लोग? वापस आएंगे। कैबिनेट मिशन में जो तीन लोग थे यही तो थे वो। इसकी डेट भी मैं बता देता हूँ आपको, 23 मार्च, 23 मार्च को आई थी क्रिप्स मिशन। The Stafford Cripps came to India with a draft proposal of Indian Constitution which will be adopted after World War II. However, the Cripps proposals were uh, rejected, क्षमा करें, या subjected हो गया, it is rejected या objected, ठीक है, were objected by the Muslim League which wanted India be divided into two autonomous states with two constituent assembly। जबकि क्रिप्स मिशन बोल रहा था कि देर इज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और सिंगल नेशन, हम लोग अनडिवाइडेड इंडिया फ्री कर देंगे। और मुस्लिम लीग इन दोनों चीजों से बिल्कुल नाराज थी कि हम नहीं चाहते, वी वांट टू सेपरेट कंट्रीज विद टू सेपरेट, एंड फॉर द टू सेपरेट कंट्री वी वांट टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। हमें दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए और हमें दो नेशन चाहिए, दो ऑटोनोमस नेशन चाहिए। वी डोंट एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ क्रिप्स मिशन गिवन बाय, जो क्रिप्स मिशन ने दिए थे वो क्या क्या थे भाई, वो बोल रहे थे कि ये नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने अपोज किया, और अपोज होने की वजह से क्रिप्स मिशन जो है वो फेल्ड हो गया था।
सो दैट फाइनली कैबिनेट मिशन कम्स टू इंडिया. लेकिन कैबिनेट मिशन इंडिया में जब आया उससे पहले ही कुछ और मिशंस इंडिया में आ चुके थे. दैट इज वेवल प्लान. मैं आपको बता दूं क्या हुआ था. 1945 sorry 1945 when Lord Wavell was the Viceroy of India. Wavell plan. Wavell plan comes to India. Lord Wavell, he was the governor of Viceroy of India at that time. Contemporary Viceroy थे ये. ये जो वायसराय साहब थे इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन लोग बनाएंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अभी तक ये डिमांड हमारी कहाँ एक्सेप्ट हुई थी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड बाय इंडियंस. prepared by India, should be made by Indians. The Constitution of India should be made by Indians. हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया. तो ब्रिटिश एक्सेप्टेड. British government accepted. British government accepted the demand for the Constitution of India, which is made by Indians, which should be made by Indians. हमने मांगा तो था ना कि हम ही बनाएंगे. तो वेवल प्लान आया. वेवल प्लान के साथ ही एक बड़ा चेंज आया. ड्रास्टिक चेंज यूके में हुआ. यूके में होते हैं इलेक्शन और क्लीमेंट एटली बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एंड विंस्टन चर्चिल जो थे वो चुनाव हार जाते हैं. तो क्लीमेंट एटली जो था वो क्या कर गया था, वो चुनाव जीत गए थे. तो क्लीमेंट एटली ने बोला कि इंडिया जैसे कंट्री को हम ज्यादा समय तक नहीं रख सकते गुलाम, हम इनको कॉलोनी नहीं बना सकते. तो इंडिया को फ्री होना चाहिए. इट इज द राइट ऑफ एवरी इंडियंस टू बिकम्स फ्री. तो इलेक्शन हुआ. लेबर पार्टी थी उनकी जिसने इलेक्शन जीता. क्लीमेंट एटली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन. क्वेश्चन पूछा गया था ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन. तो द आंसर इज क्लीमेंट एटली. So the Clement Attlee was the Prime Minister of Britain at the time of independence of India, and then the cabinet mission comes to India. That is, the date is 24th of March 1946. 24th मार्च 1946 को इंडिया में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन अपना प्लान बताता है. कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा ही गया था टू सेट अप द रूट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड ऑल्सो सेट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये उनका काम था. 3 मेंबर्स थे इसमें. लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर. अब आप बोलेंगे तो पहले भी थे. बिल्कुल बिल्कुल थे. कैबिनेट मिशन में भी तीनों लोग थे. पर डिफरेंस ये है कि कैबिनेट मिशन जब भेजा गया था एट दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर वाज विंस्टन चर्चिल एंड व्हेन द कैबिनेट मिशन कम्स टू इंडिया देन द प्राइम मिनिस्टर वाज क्लीमेंट एटली. तो फिर सेम आदमी को क्यों भेजा. वो आदमी तो वही करेंगे जो पहले भी किया होगा. लेकिन इस बार हमने चेयरमैन चेंज कर दिया. क्रिप्स मिशन में क्रिप्स साहब चेयरमैन थे बट द कैबिनेट मिशन द चेयरमैन इज लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हेड कर रहे थे. लेकिन किसी चेयरमैन के नाम पे इसका नाम नहीं रखा. दैट इज कैबिनेट मिशन. कैबिनेट मिशन इसलिए भी रखा बिकॉज ऑल दीज 3 मेंबर्स ऑफ द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट. इसी वजह से इसका नाम कैबिनेट मिशन है. बाकी और कुछ खास इसके पीछे नहीं है. लेकिन कैबिनेट मिशन बहुत अच्छा रहा. हालांकि ये भी पूरी तरह से पास नहीं हुआ. कुछ तरह से इसको हम लोग सक्सेसफुल नहीं मानते. ये भी फेल्ड माना जाता है. लेकिन कुछ हद तक इसने बहुत अच्छा काम किया. कैबिनेट मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या, हम बात करते हैं. पहले कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं. तो फाइनली कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू द इंडिया. हाउएवर इट रिजेक्ट द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड पुट forth a scheme for put path a scheme for the constituent assembly which more or less satisfy the Muslim League. हालांकि मुस्लिम लीग इससे सर्टिफाइड नहीं थी कि उन्होंने 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बोला. उन्होंने बोला सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे. इंडिया को अनडिवाइडेड करने की तो बात थी. लेकिन उस समय तक कांग्रेस और जिन्ना के बीच में मतलब जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब और जिन्ना के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ था किसी चीज को लेकर के कि जो होगा देखा जाएगा. पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो तो करें क्योंकि ये लोग फिर दोबारा से
वही पुराना घिसा पिटा चेक दे के चले जाएंगे, और जो हमें हमारे लिए सही भी नहीं होगा। तो क्या करेगा कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या थे? दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, मैं लिख देता हूँ। दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या क्या थे? नंबर वन इज फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे भी करके एक असेंबली फॉर्म की जाए फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द सेकंड वन इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैबिनेट मिशन इज फॉर्म रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जैसे क्या कहा कि विच इज लेटर कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो इंटरिम गवर्नमेंट जो थी वो इन्होंने फॉर्म की थी। इन्होंने कहा था कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तब हम चले जाएंगे व्हेन हम इंडिया को फ्री करके जाएंगे, ब्रिटिश जो है अपना यहाँ से सब कुछ तामझाम लेकर के चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? हु एडमिनिस्ट्रेट द इंडिया? इंडिया को ऐसे बिना एडमिनिस्ट्रेशन के, बिना किसी पावर के तो नहीं छोड़ सकते। तो हमने बोला कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें सब कुछ होगा, प्राइम मिनिस्टर भी होगा, ऑल द मिनिस्टर्स भी होंगे, जो कि हम लोग बना देंगे। तो मैक्सिमम लोग कांग्रेस के थे उसमें। ये सब कुछ हुआ तो उन्होंने बोला इंटरिम गवर्नमेंट तो बनाएंगे बनाएंगे, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए हम इलेक्शन भी करवाएंगे, जो भी होगा। तो उन्होंने एक ड्राफ्ट दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। क्या ड्राफ्ट दिया, मैं आपको पूरा वेन डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मैं डायरेक्ट शॉर्ट्स लिख देता हूँ। CA, दैट इज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उन्होंने बोला कि आज की जो इंडिया की पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अगर हम लोग 10 लाख पीपल से डिवाइड करें ना इंडियन पॉपुलेशन को, तो हमें लगभग इतने मेंबर मिलते हैं। टोटल मेंबर कितने होंगे, ये उन्होंने कहा। द टोटल मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर इज 389। 389 मेंबर्स में से 389 मेंबर्स में से 296 member from British India, 296 members from British India, and 93 members from princely states. Princely states, you know very well, know about the princely states। किसको हम princely state बोलते थे? ये दो तरीके थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया में, हम कॉलोनी कितने साल तक रहे, आपको पता ना इंडिया कितने साल तक कॉलोनी रहा? थोड़ा सा मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। अप्रोक्स अप्रोक्स एग्जैक्टली 190 ईयर तक इंडिया जो है वो कॉलोनी रहा अंडर द ब्रिटिश रूल। हम अंडर द ब्रिटिश रूल 190 ईयर तक थे, जिसमें से 100 ईयर जो था वो ECI के नाम रहा, ईस्ट EIC, सॉरी, जो किसके नाम रहा? EIC के नाम रहा, EIC, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड द रिमेनिंग 19 ईयर्स जो रूल था हमारा वो था विच इज कॉल्ड क्राउन राज। ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल किया। तो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी 100 ईयर तक रूल किया। देन आफ्टर जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हम लोग इकट्ठे हो गए थे, वी गैदर्ड अबाउट अगेंस्ट दी ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और हम लोगों ने द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज 1857 रेवोल्यूशन, यू नो, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना अच्छा काम किया था। तो बहुत मंगल पांडे, तो ये 100 ईयर की उनकी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थे उसको उखाड़ फेंक दिया हमने। 90 ईयर का फिर क्राउन राज लिया।
तो ये क्राउन राज क्यों आया? बिकॉज इट इज द फेल्योर ऑफ EIC। EIC की पॉलिसीज की वजह से लाना पड़ा। EIC क्या करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? वो कैप्चर एनेक्सेशन कर रही थी, एक्विजिशन कर रही थी हमारी प्रिंसली स्टेट्स का। हमारे इंडियन राजाओं से लड़ती थी और उनका जो स्टेट्स होता था, जो उनका रियासत बोलते थे, उसको रियासत होती थी, उसको कैप्चर कर लेती थी और ब्रिटिश इंडिया में मिला लेती थी और बोलती थी कि जितको भी हम मिला रहे हैं वो सब ब्रिटिश इंडिया कहलाएगा। हम लोगों को गलत लगा कि हमारा देश, हमारा राज्य, आपने हमसे हमारी जमीन कैसे छीन ली? तो इसी वजह से हमने विरोध किया, हमने रिवोल्यूशन किया और हमने 1857 का गेट ग्रेट रिवोल्यूशन कर डाला। लेकिन फाइनली क्या हुआ? फाइनली ये हुआ कि क्राउन राज को आना पड़ा। 1815 1858 को Alfred Park of Allahabad, which is now right now called Chandrasekhar Azad Park, and the Allahabad becomes uh, Prayagraj. Prayagraj के Alfred Park में, which is called Azad Park, Alfred Park में declaration किया गया, the royal declaration announced by the Lord Canning on the behalf of Queen Victoria. Queen Victoria का एक डिक्लेरेशन था, उन्होंने बोला कि अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन उसको खत्म कर रहे हैं, द ऑल द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। उन्होंने बोला ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाएगी और हम आपको वी अश्योर्ड यू, हम आपको बिलीव दिलाते हैं कि इन फ्यूचर नो प्रिंसली स्टेट विल बी एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हम अब आज के बाद से कोई भी इंडिया की कोई भी जो रियासत होगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसली स्टेट्स, किसी से हम नहीं छीनेंगे और हम आपके ऊपर सुप्रीम रहेंगे। यू आर द सबऑर्डिनेट्स, ऑल द रिमेनिंग जो प्रिंसली स्टेट होगी वो सबऑर्डिनेट होगी किसके? वो होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होगी। ये सब कुछ तय हुआ। तो जो सबऑर्डिनेट रियासतें थी ना, वही तो सबऑर्डिनेट रियासतें थी भाई साहब, जो यहाँ प्रिंसली स्टेट कहलाई। उन्हीं सबऑर्डिनेट रियासतों में से जो आखिरी में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तब टोटल प्रिंसली स्टेट के जो नंबर मेंबर 93 है, प्रिंसली स्टेट 93 नहीं थे। प्रिंसली स्टेट तो 685 थे, जिसमें से 20 प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान चले गए, 6 और 565, क्षमा करें। प्रिंसली स्टेट्स, टोटल प्रिंसली स्टेट इंडिया में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 को, जो रिमेनिंग बचे हुए थे वो थे 585 थे, जिसमें से 20 चले गए थे पाकिस्तान, ये ध्यान रखना। एंड द रिमेनिंग 565 इंडिया में ज्वाइंट हो गए थे बिकॉज ऑफ मिस्टर पटेल। यू नो द पटेल। पटेल ने क्या किया था? पटेल साहब ने क्या किया था? पटेल साहब ने पूरी प्रिंसली स्टेट को जोड़ दिया था। हमें प्राउड है कि हम पटेल जैसे पॉलिटिशियन भी हमारे पास रहे हैं। 296 मेंबर जो थे ब्रिटिश इंडिया से, ये इनडायरेक्टली थे। मतलब ये इनडायरेक्ट, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट दो तरीके से रूल करती थी। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट रूल, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रूल। ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थ्रू प्रिंसली स्टेट्स और यहाँ पर डायरेक्ट उनके गवर्नर्स थे। तो इनका तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि ये जो मेंबर्स होंगे ये इलेक्टेड होंगे, इलेक्टेड होंगे मेंबर्स। और कैसे इलेक्टेड होंगे? बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने बोला तो था 1938 को कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर होंगे वो एडल्ट फ्रेंचाइजीज से इलेक्टेड होंगे, सो दैट द द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर इलेक्टेड बाय सम पीपल ऑफ इंडिया। मैं बताऊंगा कौन थे वो। ये कौन थे? कौन इलेक्ट कर रहा था? इलेक्टेड बाय, कौन इलेक्ट कर रहा था? मैं आपको बता दूं, the members of British India, the members from British India elected by member members of state legislative councils। उस समय स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी। सो द मेंबर ऑफ ब्रिटिश इंडिया इलेक्टेड बाय द स्टेट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द रिमेनिंग 93 members are nominated by the kings, nominated
You know what is nominated member? Nominated members, the member who directly appointed by the kings or in any supreme authority without election. बिना election के किसी को direct ले आओ, that is called nominated members. So 296 members are from British India and the 93 members from the princely states. और ये सारा जो 390 389 जो आपको डेटा में बता रहा हूँ, ये इंडिया का था, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश इंक्लूडेड थे. इज नॉट अबाउट द इंडिपेंडेंट इंडिया. उस समय इंडिपेंडेंट हुआ भी नहीं था इंडिया. 1946 का प्लान था, ये बन चुका था और सारा आपके सामने है. लेकिन ध्यान रहे, इसमें ये 296 में से 4 मेंबर डिफरेंट थे, वो आपको बुक्स में पढ़ने को मिल जाएंगे. The 4 members in British India from British India in Constituent Assembly are the representative of 4 different places. जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो था वो था दिल्ली के कमिश्नर्स ऑफ फ्रॉम 4 different parts. Delhi commissioners, the commissioner of Baluchistan, the commissioner of Kurg and the commissioner of Ajmer and Mewar. अजमेर मेवाड़ के थे कमिश्नर. 4 कमिश्नर्स थे. आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको चारों के नाम भी मिल जाएंगे. बट वी डोंट रिक्वायर एनी नेम ऑफ एनी मेंबर्स. बट हमें केवल याद रखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कहाँ से आया था. और ध्यान रखना चाहिए, ये इलेक्शन तो हुआ था बट इनडायरेक्ट इलेक्शन था, और ये यहाँ पर नॉमिनेशन हुआ था, इसलिए नॉमिनेशन किया गया था. तो क्या मुस्लिम लीग राजी हो गई थी? बिल्कुल राजी हो गई थी मुस्लिम लीग. तो यही चीज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है. यू कैन सी, ये देखो, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस इच 4 चीफ कमिश्नर्स थे वो. द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली was 389 out of 296 seats belonging to the British India and 93 seats belong to the princely states. As you can see, मैंने आपको डायग्राम, मैंने आपको पहले ही ग्राफ बना दिया पूरा, आप देख सकते हैं. Out of 296, the British India 292 members were be draw from the 11 governor provinces. मैंने बोला ना 11 provinces में हमारी सरकारें हुआ करती थी. 11 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, जिसमें हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होती थी. उसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते थे. तो द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है उन्होंने इलेक्ट किया था इन 296 मेंबर्स को. एंड द 4 चीफ कमिश्नर्स जो थे वो ईच प्रोविंसेस से थे. सीट 10 सीट्स. Provinces and princely states were to be allowed seat in population to their respective population, which is 1 seat is 10 lakh people, 1 million population. ध्यान रखना, every members of the Constituent Assembly is the representative of 10 lakh Indians. ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक मेंबर्स 1 मिलियन पॉपुलेशन में सिलेक्ट किया गया था. अगर हम लोग इसको नॉर्मली कैलकुलेट करना चाहे तो यू कैन कैलकुलेट दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग चले तो 38 करोड़ एंड 90 lakhs आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंडियन पॉपुलेशन को. आगे बढ़ते हैं. जस्ट सीट अलॉटेड ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी डिसाइडेड अमंग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज. ध्यान रहे, जितने भी हमारे 11 प्रोविंसेस थे, हमारे जो 11 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, उसमें से ज्यादातर जो सीटें थी वो अलॉट की गई थी 3 कम्युनिटीज को. दैट आर मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल पॉपुलेशन. जनरल पॉपुलेशंस में सारे हिंदूज और अदर कम्युनिटीज आ जाती, हिंदू, पारसी और जो भी बचे हुए. तो सिखों को, मुस्लिम्स को और जनरल पॉपुलेशन, दैट इज डोमिनेंस ऑफ हिंदूज था इसमें, तो उन सबको यहाँ पर बुलाया गया था. 11 प्रोविंसेस थे. What is the feature of Constituent Assembly? ये जो Constituent Assembly बनाई गई थी, इसकी फीचर क्या थे? मेंस के क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी प्री में क्वेश्चंस बनाने वाला बना सकता है. क्वेश्चन क्या था? The respective of each communities were to be elected by the member that community in provincial legislative assembly. मैं आपको बता दूं कि हर एक कम्युनिटी ने अपने अपने लोगों को इलेक्ट करके भेजा था, जैसे मुस्लिम, सिख एंड जनरल पॉपुलेशन, जो कि मैं अर्लियर आपको डिस्कस कर चुका हूँ. The respective की जगह आप ये वर्ड लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव. Okay, the representative of each communities were to be elected by the member of community in the provincial legislative assembly, and the representative of princely state were to be nominated by the head of the princely state. और head of the princely state होते थे कौन? That is kings.
So Constitutional Assembly was partly elected and partially nominated. ध्यान रखना, it is not a fully elected body, fully sovereign बोलते तो थे, लेकिन ये नहीं, इसको हम लोग it is not a fully democratic body नहीं बोल सकते थे. डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होता है तो सभी लोग इलेक्टेड हुए नहीं थे. और दूसरा ये कि जो इलेक्टेड हुए भी थे वो भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे. तो द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब आता है ना, इसको क्रिटिसाइज करते तो यही बोलते लोग कि सारे मेंबर्स हमारी इंडियन पॉपुलेशन की इच्छा से नहीं थे, हम लोगों ने अपनी इच्छा से थोड़ी ना भेजा था उन लोगों को. दे आर इलेक्टेड बाय द अदर पर्सन्स हु ऑलरेडी इलेक्टेड बाय द पीपल. तो इसे हम लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड बोलेंगे. नॉमिनेटेड कितने थे, ये कितने थे आपको पता होना चाहिए. तो इलेक्शन जो है वो जुलाई अगस्त 1946 को कंडक्ट कराए गए फॉर 296. यू नो, आपको ये डेटा भी याद होना चाहिए. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट्स जीती थी. इसमें से मैं बोल रहा हूँ ना कि किसके इलेक्शन हो रहे. मैंने बोला था 389 में से जो इधर थे ना ब्रिटिश इंडिया के 296, लेकिन 296 में से 292 के इलेक्शन हुए थे. बचे हुए 4 तो वो हाई कमीशन थे, कमिश्नर्स थे फ्रॉम द 4 डिफरेंट साइट्स. मैंने नाम भी बताया था, दिल्ली, the commissioner of Delhi, the commissioner of Balochistan, the commissioner of Kurg and the commissioner of Ajmer Merwada. तो मैंने आपको बताया ही था. Indian National Congress win 208 seats and the Muslim League won only 73 seats and the rest of the seats और कुछ इंडिपेंडेंट सीटें जो बची, रिमेनिंग सीट जो थी वो इंडिपेंडेंट लोग लेके चले गए थे. 93 सीट अलॉटेड टू डिसाइडेड बाय द स्टे फ्रॉम द अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. 93 सीट्स किसकी थी, वो बची हुई थी. ये कौन थे, ये 15 सीट्स फॉर वुमन. ये 15 सीट वुमन थी. और वुमन जो थी ना वो कॉमन थी भाई, वो कांग्रेस से भी हो सकती थी, मुस्लिम लीग से भी. तो जो वुमन थी वो इन टोटल में से 15 वुमेन्स भी इलेक्ट होकर के आई थी. क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी वुमेन्स आर इलेक्टेड, हाउ मेनी वुमेन्स आर पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया. सो द राइट आंसर इज 15. 15 याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है. So we are discussing about the feature of Constituent Assembly. So what is the feature of Constituent Assembly? Constituent Assembly is partially nominated and partially elected. Constituent Assembly has total 389 members. Constituent Assembly, each member of Constituent Assembly is the representative of 1 million populations. 296 members are elected by the 11 provinces of British India. तो जितने भी ये मैं जो बातें बता रहा हूँ, देर आर द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. आप लिख सकते हैं और कोई अलग से जरूरी नहीं कि किताब में हर चीज मिल जाए. आप खुद समझदार इतना समझ तो सकते हैं फीचर्स मतलब क्या होता है, खास बात क्या होती है, आप लिख सकते हैं. Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people, मैंने बोला था ना कि डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल of India on the basis of adult franchise. The assembly had representative of all sections of society, Hindu, Muslim and Sikh. ये भी ध्यान रखना कि ये डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये भी इसका फीचर है. दूसरा ये है कि इसमें ऑल कम्युनिटीज भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास थे, जैसे हिंदू, मुस्लिम एंड सिख, मेजर कम्युनिटीज. पारसी के भी लोग थे. मैं आपको बता दूं रिजल्ट जब आया ना तो पारसी का भी एक पारसी कम्युनिटी का एक व्यक्ति था. मैं यही नाम लिख दूं क्या, इसका नाम लिख देता हूं मैं, PH मोदी. डेट इट PH मोदी, मैंने आगे मेंशन किया है, डोंट वरी. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भी थे, एक फ्रेंको एंथनी नाम के एक व्यक्ति थे who represent the एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज. बट व्हाट इज दिस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियंस उस इंसान को बोलेंगे जिसके मदर और फादर में से एक कोई भी जो है वो यूरोप से हो और एक मदर या फादर में से एक जो बचा हुआ है वो इंडिया से हो. सो सन और डॉटर जो भी हो, सन और डॉटर ऑफ यूरोपियन एंड इंडियंस कॉल्ड एंग्लो इंडियंस. तो दोनों का जो बेटा या बेटी होता है इट इज कॉल्ड एंग्लो इंडियंस. और उसके अलावा इंडियन, क्रिश्चियन, SC इंक्लूडिंग वुमेन्स इन ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इसमें सब थे. वुमेन्स तो मैं बता चुका था ना, 15 मेंबर्स थी वुमेन्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस.
एससी के मेंबर के नंबर बता देता हूं मैं. देयर आर 26 नंबर्स फ्रॉम एससी एंड एसटीज आर 33 मेंबर्स. 26 मेंबर्स फ्रॉम एससी एंड एसटी से हम 33 मेंबर्स को लेकर के आए थे. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इतनी इंपॉर्टेंट थी, इतने सारे लोग थे, लेकिन फिर भी दो लोग जो सबसे महत्वपूर्ण थे, जो दोनों देशों की करेंसी पर भी हैं, दोनों देशों के नोट पर जिसका फोटो है, वो दोनों इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे. मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अली जिन्ना की, टॉकिंग अबाउट मिस्टर एम के गांधी. महात्मा गांधी का भी तो इसमें कोई रोल नहीं था. रोल नहीं इन द सेंस, रोल नहीं इन द सेंस ही इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. दो लोग कभी मेंबर नहीं थे. एक और व्यक्ति हैं जो काफी खास थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में काफी कंट्रीब्यूशन दिया, बट ही वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. दैट इज बी एन राव. याद रखना, जब भी की किताब पढ़ो तो आपको ध्यान होना चाहिए, बी एन राव वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एक जनरल क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसमें अच्छे अच्छे लोगों के नाम दे दिए जाए. उसमें से अगर एक बी एन राव है तो टिक मार देना, वो नहीं थे. महात्मा गांधी आ जाए तो टिक मार देना, वो भी नहीं थे. एंड मोहम्मद अली जिन्ना वाज नॉट द मेंबर ऑफ. उसने बाइकआउट कर दिया था. उसने हमेशा से वो नहीं था, शुरुआत से ही नहीं था. मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था. वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चलो हो गई, चुनाव सब हो गए, चुनाव सब करवा लिया था हमने. जब चुनाव हो गए, सब हो गया, तो उसका वर्किंग पढ़ लेते. कैसे काम करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, काम कैसे करती थी, काम कैसे करती थी? बाय मीटिंग्स. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है. मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग होती है, वो होती है 9th of December 1946. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन 9th of December 1946. और हुआ ये कि इसमें 389 मेंबर तो थे, लेकिन 389 मेंबर आए नहीं थे पहले दिन में. कुछ किताब में अलग अलग डेटा मिलता है, मैं आपको करेक्ट करवा देता हूँ. इस पहली सीटिंग में कुछ किताब, मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है उसमें डेटा दिया हुआ है 211 मेंबर्स आए थे. इसलिए मैंने 211 को मेंशन किया. लेकिन जो रिसेंट एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत है, द रिसेंट एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत साहब ने अपना जो नया बुक निकाला है, रिसेंट एडिशन जो था, आई थिंक 6th या 7th एडिशन जो भी लास्ट है, उसमें रिवाइज किया उन्होंने. और इस चीज को उन्होंने मेंशन किया है कि देयर आर नॉट नो 211 मेंबर्स प्रेजेंट द फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. देयर आर 207 मेंबर्स आर प्रेजेंट. हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा जो लोग बता रहे हैं ना, 4 मेंबर जो एक्स्ट्रा थे, शायद वो कोई एक्सेप्शनल थे, या कुछ लोग थे जिन्हें हमने इनवाइटीज थे, शायद वो ब्रिटिशर्स इनवाइटीज थे, तो मेंबर्स तो नहीं थे. 4 लोग मेंबर नहीं थे, लेकिन आए थे उस दिन. 211 लोगों को बताया जाता है, बट राइट आंसर इज 207 मेंबर्स आर प्रेजेंट. पाकिस्तान की डिमांड कर रहा था मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग ने फर्स्ट सिटिंग का बाइकआउट कर दिया. मुस्लिम लीग इनिशियली बाइकआउटेड फर्स्ट सिटिंग, बाइकआउटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और साथ ही साथ इस दिन एक भी मेंबर नहीं आया था प्रिंसली स्टेट का, बिकॉज प्रिंसली स्टेट ने अभी तक अपने नॉमिनेशन फाइल नहीं किए थे पूरी तरह से. सो because of absence of princely states members and Muslim leagues, only 207 members of total members present in the first sitting of Constituent Assembly. हमने सोचा कि चलो ठीक है, जो भी हुआ हो, आधे लोग तो आए हैं ना. आपको पता है, जब भी कोई बिल पास होना चाहिए तो उसमें से 50% मेंबर होना कंपलसरी है. 50% मेंबर्स उस दिन प्रेसिडेंट थे. सो वी डिसाइडेड दैट कि व्हाई वी डोंट स्टार्ट द सिटिंग्स. हमने प्रोसीडिंग्स करना शुरू किया, और फर्स्ट डे के दिन ही हमने एक टेम्परेरी चेयरमैन को बना लिया. द फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सच्चिदानंद सिन्हा. सच्चिदानंद सिन्हा को हमने टेम्परेरी प्रेसिडेंट या टेम्परेरी चेयरमैन भी बोल सकते हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया था. ही इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो दैट्स व्हाई वी चूज सच्चिदानंद सिन्हा. वैसे भी रहता ही है ना, ये फ्रेंच तरीका है. फ्रांस से एक तरीका होता है कि जब भी आपको मीटिंग कर रहे हो, तो फर्स्ट मीटिंग में बोलने का जो राइट्स है वो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे मैच्योर पर्सन को देना चाहिए. बिकॉज हम ऑलवेज रिस्पेक्ट देते हैं ना, ओल्डर्स को, एल्डर्स को रिस्पेक्ट देते हैं. तो सबसे बूढ़े व्यक्ति थे, और इसी वजह से सच्चिदानंद सिन्हा को हमने टेम्परेरी चेयरमैन बनाया था. टेम्परेरी का मतलब होता है फॉर द स्पेसिफिक डे, उसी दिन के लिए बनाया था. बट हु इज दिस सच्चिदानंद सिन्हा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है. मैं आपको बता दूं कि सच्चिदानंद सिन्हा वाज द पर्सन हु ऑलरेडी अटेंड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ कांग्रेस.
He is the only person in India who attend all both first sittings of both first sitting. First is Congress, first sitting of Indian National Congress, that is organized in December 1885, and the first sitting of Constituent Assembly which is organized in 9 December 1946. तो ये सचिदानंद सिन्हा इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इन्होंने कांग्रेस की फर्स्ट सिटिंग 1885 में, व्हेन ओनली 72 मेंबर्स आर प्रेजेंट, तब भी ये उसमें थे, और जब 207 मेंबर्स इसमें प्रेजेंट हुए तब भी सचिदानंद सिन्हा वाज दी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसीलिए इनका इंपॉर्टेंस है। और मैं आपको एक और चीज खास बता दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी में जो हमारे पास रखी हुई, उसमें लास्ट सिग्नेचर जो थे वो भी इन्हीं के थे। लास्ट सिग्नेचर थे वो किसके थे? वो भी इन्हीं के थे। किनके? सच्चिदानंद सिन्हा साहब के थे। इस वजह से हम इनको इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है। और ये फ्रेंच प्रैक्टिस था, मैंने बताया ना कि फ्रांसीसियों से लिया गया था कि हम लोग ओल्ड व्यक्ति को ही सबसे पहले आगे करते हैं। द सेकंड मीटिंग स्टार्टेड ऑर्गेनाइज्ड इन 11th of December 1946। आपको जानना चाहिए कि सेकंड मीटिंग जो है वो 11 दिसंबर 1946 को ऑर्गेनाइज की गई थी। 11 दिसंबर 1946 को जब सेकंड सीटिंग आए तो हमने डिसाइड कर लिया कि यार एक परमानेंट चेयरमैन क्यों नहीं बना लेते हम लोग। हम हमेशा टेम्परेरी तो नहीं बना सकते, क्योंकि मेंबर्स की नंबर्स बढ़ने लगी थी, मेंबर्स आने लगे थे ज्यादा। तो हमने सोचा कि ठीक है, राजेंद्र प्रसाद साहब को हमने बना लिया था हमारा परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और साथ ही साथ हमने दो लोगों को और अपॉइंट किया था। मैं उनके नाम बता देता हूँ। राजेंद्र प्रसाद साहब को हमने परमानेंट चेयरमैन अपॉइंट कर दिया था फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। परमानेंट चेयरमैन का मतलब क्या होता है? परमानेंट चेयरमैन का मतलब होता है कि जब तक टिल द लास्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक बीच में कोई नहीं बनेगा, यही रहेंगे। और इन केस अगर राजेंद्र प्रसाद एब्सेंट हो जाते हैं तो हमने डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन भी सिलेक्ट कर लिया था, दैट इज H.C. मुखर्जी। तो मैंने दोनों के नाम मेंशन भी कर दिए हैं। तो सेकंड मीटिंग में हमने क्या किया, 11 दिसंबर को ऑर्गेनाइज की गई थी, दूसरी सिटिंग थी, तीसरे दिन ऑर्गेनाइज की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड H.C. मुखर्जी वर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कई बार प्रेसिडेंट वर्ड से हमें कंफ्यूजन हो जाता है, बिकॉज प्रेसिडेंट तो हम आज भी बोलते हैं, ये वो प्रेसिडेंट नहीं है, इसे हम चेयरमैन भी बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट इज राजेंद्र प्रसाद एंड H.C. मुखर्जी। और साथ ही साथ हमने एक आदमी को बुला लिया था, दैट इज B.N. राव, बेनेगल नरसिम्हन राव। हु इज दिस बेनेगल नरसिम्हन राव? B.N. राव, very important person. He is not the member of Constituent Assembly but appointed as a constitutional advisor, एडवाइस देने के लिए। आपको पता है ये आदमी कौन था? ये भाई साहब जो थे, ये दुनिया के मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते थे। He have adequate knowledge about the rest of the constitution in the world। दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इनको जानकारी थी। क्यों थी? बिकॉज ही इज द फर्स्ट इंडियन पर्सन हु रिप्रेजेंट इंडिया इन इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। आपको पता है ना ICJ? आप लोग में से कोई भी, जितने भी लोग देख रहे हैं अभी लेक्चर्स देख रहे हैं, आप लोग बीच बीच में कभी मैसेज कर दिया करो, तो ताकि मुझे ऐसा फील हो कि कुछ लोग देख रहे हैं। कभी से किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आपको मजा भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई भी रिस्पॉन्स हो तो आप दीजिएगा कि हाँ ठीक समझ में आ रहा है, ऑल थिंग्स जो क्लासेस वो सब ठीक जा रहा है। तो जो भी आप अपना मैसेज ड्रॉप करते चलिएगा ताकि मुझे एक कनेक्टिविटी बने आप लोगों से। ठीक है, ऐसा ना कि मैं बोले जा रहा हूँ आप सुने जा रहे हैं। वन वे कम्युनिकेशन इज नॉट गुड फॉर द क्लास, सो यू हैव टू मेंटेन द टू वे कम्युनिकेशन। वन साइड तो मैं मेंटेन कर रहा हूँ एंड द अदर साइड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो क्वेश्चन मेंशन करते रहिए। B.N. राव कौन थे? B.N. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। इनको एडवाइस देने के लिए बुलाया गया, खासकर ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए। ड्राफ्टिंग कमेटी में जहां चेयरमैन B.R. अम्बेडकर थे, उनके साथ बैठते थे। इनको पता था कि क्या करना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग में है, वहां 15 जज बैठते हैं टोटल। इंडिया की तरफ से पहली बार कोई जज बना था, तो दैट इज B.N. राव। इसलिए B.N. राव बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे, ध्यान रखना। He was not the member of Constituent Assembly, but he contributed most for the Indian Constitution। मैं आपको बता दूं,
पहला जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया गया था, ड्राफ्ट सबसे पहली बार जो लिखा था वो इन्होंने लिखा था, इसलिए इनको बड़ा इम्पोर्टेंस पर्सन मानते हैं। अब बात करते हैं थर्ड सिटिंग के बारे में। थर्ड सिटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन 13th of December 1946, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया। देखिए, पहले सिटिंग में हमने देखा कितने आए, दूसरी सिटिंग में हमने देखा कि हमें परमानेंट चेयरमैन चाहिए, तो वी डिसाइडेड टू चूज परमानेंट चेयरमैन, हमने ये भी कर दिया। लेकिन थर्ड सिटिंग में हमने लोगों को बताया कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप लोग क्यों आए हैं, किस लिए आपको बुलाया गया, वाई यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर हियर टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। जो कैसा होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13th of December 1946 को अ ग्रेट हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अनाउंस किया था, डिक्लेरेशन किया था। ये हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ये हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वही है जो आगे चलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल बना। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आप देख पा रहे हैं, आप देखते हैं ना आजकल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सोशल एंड सेकुलर कंट्री, ये सारी जो चीजें थी ना, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ऑलरेडी थी। कुछ वर्ड को छोड़ दिया जाए, और यही हमारा प्रियम्बल भी बना। तो प्रियम्बल का जो पहला जो प्री प्रियम्बल किसे कहा जाता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो 13th of December 1946 को मिस्टर नेहरू अनाउंस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एंड एक और चीज क्या हुई, एक और चीज ये हुई कि द हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो इस दिन हमने अडॉप्ट किया था, इसको उस दिन खाली अनाउंस किया गया, अडॉप्ट नहीं हुआ था। इसको अडॉप्ट किया था 22nd of January, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ये 22nd जनवरी ऑफ 1947 को इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि हाँ भाई, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। इट लेट डाउन द फंडामेंटल एंड फिलोसफीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। दिस रेजोल्यूशन वाज unanimously adopted. Nobody opposed the objective resolution. किसी ने ऑब्जेक्शन ही नहीं लिया कि यार ऐसा नहीं बनना चाहिए, कौन सा आप ऑब्जेक्टिव बता रहे हो। So all the members who were present in the third sitting of Constituent Assembly, they all are agreed with these objective resolutions. So on 22nd of January 1947 हमने इसको एडॉप्ट कर लिया था। हमने मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इट इन्फ्लुएंस द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन all its subsequent stages. It modified version from the preamble. मैंने बोला ना कि it later becomes the preamble of India. The historical resolution later becomes the preamble of India, but with modifications. हमने कुछ modifications किया था. No need to know about the modifications, लेकिन पता होना चाहिए कि हुआ था। आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अच्छा, एक क्वेश्चन 2021 में पूछा था, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि यही ऑब्जेक्टिव, ये तो दो तीन बार क्वेश्चन आ गया। अगर मान लो ऐसा पूछ लिया जाए तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उसको अनाउंस किया था ऑन विच डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर आपसे पूछे ऑन विच डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिक्लेयर्ड या अनाउंस बाय दी जवाहरलाल नेहरू। मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं, कई बार क्या होता है। मैं राइट से लिख देता हूँ, किस दिन कम आया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किस दिन आया था। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है आपका तीसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका चौथा, ऑप्शन नंबर सी आपका पांचवा, ऑप्शन नंबर डी है आपका छठा। तो किस दिन आया था? थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे। ज्यादातर लोग थर्ड डे लगाते, थर्ड तो मीटिंग थी, डे कौन सा था? फोर्थ। द राइट आंसर इज 5, द राइट आंसर इज 5। फिफ्थ डे फ्रॉम द फर्स्ट डे, ये मीटिंग में फिफ्थ डे की मीटिंग थी। फिफ्थ डे कैसे हुआ? देखिए, पहली मीटिंग हुई 9th को, दूसरा दिन 10 था, तीसरी मीटिंग 11 को हुई, चौथा दिन जो फोर्थ डे था वो ये था 13 को,
एक दो तीन चार, फिफ्थ डे ऑफ मीटिंग कहलाती है। तो क्वेश्चन कभी कभार घुमा घुमा के पूछ सकते हैं। डे पूछा है तो आपको दिन गिनने पड़ेंगे, मीटिंग पूछा है तो आप डायरेक्ट मीटिंग लिख सकते हैं। बहुत इजी आंसर्स था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। चलिए, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, ओके, नो इशू। आफ्टर एक्सेप्टिंग the objective proposal, the several committees were formed for the making of constitution, and these committees as follow. जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, उसके बाद इन्होंने कमेटियां बनाना शुरू की कि क्या क्या बनाना भाई। हमें फेडरल सिस्टम बनाना है, प्रोविंसेस के लिए कुछ करना है, हमें फंडामेंटल राइट्स बनाना है, हमें माइनॉरिटी के लिए कुछ करना है, बहुत सारे हमें फ्लैग बनाना है, ये वो बहुत सारी कमेटीज बनानी थी। और ड्राफ्ट करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी, तो हमने बहुत सारी कमेटीज बनाई हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब हो गया था, प्रपोजल के बाद ये करना शुरू कर दिया था, तो हमने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ये दो कमेटी, एक आगे भी आएगी यूनियन पावर कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। मैं आपको बता दूं कि सारी कमेटियां को डिटेल में नहीं पढ़ना है एक्सेप्ट ड्राफ्टिंग कमेटी। आप सारी कमिटीज के चेयरमैन के नाम याद रख सकते हैं। ही इज द चेयरमैन, ही वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। दूसरी कमेटी का नाम है, पहली कमेटी, दूसरी कमेटी का नाम प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। प्रोविंशियल मतलब प्रोविंसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, अलग अलग बनाना है कि एक ही बनाना है, कैसे बनाना है और क्या फेडरल स्ट्रक्चर रखा जाएगा। सरदार पटेल वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कमेटी, ही इज द चेयरमैन, ही वाज द चेयरमैन, क्षमा करें। रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी, ये सबसे लार्जेस्ट कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और इसके भी जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सरदार पटेल। 53 या 54 मेंबर के अप्रोक्स थे। लार्जेस्ट कमेटी, लार्जेस्ट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और नेक्स्ट था सब कमेटी, कुछ कुछ छोटी कमेटी, ये तो कुछ बड़ी कमेटियां थी। सब कमिटीज ऑन फंडामेंटल राइट, दैट इज जेबी कृपलानी के उसके हेड थे, हेडेड बाय जेबी कृपलानी। एंड सब कमिटीज ऑन माइनॉरिटीज, क्योंकि एक बड़ी कमेटी, दो कमेटियों का मिक्सचर था सरदार पटेल की, उनकी दो सब कमिटीज थी। एक सब कमिटी फॉर माइनॉरिटीज एच सी मुखर्जी वाली, एच सी मुखर्जी, यू नो द एच सी मुखर्जी, हु इज द एच सी मुखर्जी? एच सी मुखर्जी वॉज द डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। हालांकि मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के दो डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाए गए थे, दो डेप्यूटी चेयरमैन बनाए गए थे। कहाँ था, मैं लिख दूं, मेंशन करना भूल गया, पर बता दूं आपको, एक और नाम यही लिख देता हूँ, सामाक लिख देना, वी टी कृष्णमा चारी, सेकंड वाइस चेयरमैन ऑफ असेंबली। So Mr. V.T. Krishnamachari was the second vice chairman of Constituent Assembly. As you can know that the first vice chairman is H.C. Mukherjee and the president was Rajendra Prasad. तो मैंने बता दिया था सब कमिटीज ऑन माइनॉरिटी, उसके चेयरमैन कौन थे? एच सी मुखर्जी। एंड द फ्लैग कमेटी दैट इज जेबी कृपलानी। बहुत सारे लोगों को इस वाली कमेटी को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मैं आपका कंफ्यूजन खत्म कर देता हूं। एक फ्लैग फ्लैग कमेटी थी और एक नेशनल फ्लैग कमेटी थी। फ्लैग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे जेबी कृपलानी, और जो नेशनल फ्लैग की एडहॉक फ्लैग कमेटी कहा जाता है उसको, एडहॉक मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनती है। नेशनल कमेटी फॉर नेशनल फ्लैग कमेटी जो थी उसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे, जो आगे आएंगे। ये कमिटीज तो रट ली होगी आप लोगों ने। अदर कमिटीज आर द कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, इसको हम लोग एडहॉक कमेटी भी बोलते हैं, एडहॉक एडहॉक फ्लैग कमेटी। अगर ये भी आ जाए ना तब भी आंसर क्या आएगा? राजेंद्र प्रसाद आएगा। कमेटी ऑन टॉक विथ नेटिव स्टेट,
आसपास की स्टेट्स, नेटिव स्टेट से टॉक करने की जो कमेटी, बात करने की, वार्तालाप, मतलब कुछ बार्गेनिंग वार्गेनिंग करने की, राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरमैन थे। स्टीयरिंग कमेटी, स्टेयरिंग स्टेयरिंग सब स्टेयरिंग स्टेयरिंग कौन संभाल रहा था? द चेयरमैन इज ऑन स्टेयरिंग। स्टीयरिंग कमेटी का जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो चेयरमैन खुद थे, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, दैट इज राजेंद्र प्रसाद। रूल कमेटी, रूल कौन बना रहा था? वही रूल बना रहे थे जो सबसे ऊपर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे। और संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति को हम इंग्लिश में इसका नाम भी होता है, ये हिंदी वाला नाम इसमें मेंशन हो गया, संघ शक्ति समिति, दैट इज यूनियन पावर कमिटी। इसको हिंदी वाले नाम को मत लिखना, हिंदी इंग्लिश वाला लिखना। यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति, दैट इज जवाहरलाल नेहरू उसके चेयरमैन थे। अब मैं आपको बता दूं सबसे स्मॉलेस्ट कम्युनिटी थी, ये थी। मेंबर्स। सुप्रीम कोर्ट कमेटी, मिस्टर एस वर्धाचार्य, मिस्टर एस वर्धाचार्य जो थे वो इसके चेयरमैन थे। एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एग्जीक्यूटिव कमेटी, ध्यान रखिए एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव दोनों काम जीवी मावलंकर के पास में थे। हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो पट्टाभी सीतारमैया, बी पट्टाभी सीतारमैया, बीपी सीतारमैया। आपको पता होना चाहिए, अगर आप एमपी जी के पढ़ रहे हैं तो यू शुड नो अबाउट दिस पर्सन। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। शॉर्टेस्ट टर्म के लिए बने थे, बट बने थे 1956 में, जब मध्य प्रदेश पहली बार बना था, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था मध्य प्रदेश का। दैट टाइम ही वाज ही वाज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, लेकिन सोचो वहां कमेटी के मेंबर थे। द कमेटी ऑन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन समझते हो? वो सेवन सिस्टर, जो सिक्किम, ये जो था, सिक्किम वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, बट सेवन सिस्टर तो थी। सेवन सिस्टर के लिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए गोपीनाथ बारदोलाई, पॉपुलर गोपीनाथ, इनको लोकप्रिय बोलते थे उस एरिया में। ये असमीश है, असम के व्यक्ति, बहुत पुराने व्यक्ति, इनको हमने भारत रत्न भी दिया है। तो गोपीनाथ बारदोलाई से जुड़ा हुआ है, और हवाई अड्डे का नाम, वहां का एयरपोर्ट का नाम भी इन्हीं के नाम पर है। आप चाहे तो गुवाहाटी हाईकोर्ट को देख सकते हैं। बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटी। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? द मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी की क्या खासियत थी? द मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटी इस ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 29 अगस्त 1947। ये बी आर अम्बेडकर के बारे में आपको पता होना चाहिए। बी आर अम्बेडकर जो थे वो किस पार्टी से थे, कहाँ से इलेक्ट होकर आ गए थे, मैं आपको बता दूं। इनिशियली बी आर अम्बेडकर जब 292 मेंबर्स के इलेक्शन हो रहे थे ना, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश इंडिया के लिए, तो बॉम्बे प्रोविंसेस से एक सीट के लिए वो इलेक्शन लड़ते हैं अगेंस्ट द कांग्रेस मेंबर्स, कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं। बट बिकॉज ऑफ, आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, जनता ने तो नहीं चुना था, तो हार गए थे बी आर अम्बेडकर शुरुआत में। तो बी आर अम्बेडकर इनिशियली पार्ट नहीं थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। लेकिन बंगाल प्रोविंसेस, बंगाल की प्रोविंसेस थी, आज तो वो बांग्लादेश में है, पर बंगाल की प्रोविंसेस थी। द प्रोविंसेस नेम कॉल्ड जयसुरा खुलना प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। जयसुरा खुलना प्रोविंसेस ऑफ बंगाल के जो नवाब, जो किंग हुआ करते थे, उन्होंने इनको ऑफर किया कि आई हैव वन मेंबर्स, आई हैव राइट टू नॉमिनेट वन मेंबर, डू यू वांट टू नॉमिनेट इट फ्रॉम माय साइड? अगर आप, मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे साइड से नॉमिनेट होकर के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मुझे रिप्रेजेंट करें, बिकॉज ऐसा टैलेंटेड और नॉलेजेबल पर्सन को कौन नहीं चाहेगा भेजना। तो उन्होंने बोला कि आई एक्सेप्ट योर ऑफर, और वो उनके हिसाब से जयसुरा खुलना प्रिंसली स्टेट से वो जाकर के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर बन गए। लेकिन यहाँ भी उनका किस्मत खराब था। 1947 में जब कंट्री आजाद हुआ, तो आजादी के साथ ही, इंडिपेंडेंट के साथ ही, वो जो रियासत, वो जो प्रिंसली स्टेट थी, वो पाकिस्तान के पार्ट में आ जाती है। और अब फिर बी आर अम्बेडकर साहब तो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हिस्सा रहे नहीं। लेकिन कुछ बातें हैं जिनको कहा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद साहब, बी एन राव साहब, ऐसे लोग, और खुद क्लीमेंट एटली चाहते थे कि द पर्सन शुड बी इनटू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इस आदमी को तो होना ही चाहिए ना भाई, इनके बिना तो काम नहीं हो सकता। तो कुछ रिकमेंडेशन आए, कुछ प्रेशर रहा कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि बी आर अम्बेडकर साहब को तो लाना पड़ेगा। तो पुणे नाम की एक सीट थी, बॉम्बे प्रोविंसेस से,
उसी बॉम्बे प्रोविंसेस में वापस चुनाव इनको जिता करके लेके आए। एक इंसान था एमआर जयकर, नाम याद रखना एमआर जयकर का, नोट डाउन करते चलिएगा जब भी इसको सुनो। एमआर जयकर साहब नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इनके लिए अपनी सीट छोड़ी थी और उसी सीट से फिर बी आर अम्बेडकर अगेन इलेक्टेड हुए। शुरुआत में नॉमिनेटेड हुए, देन इलेक्टेड हुए और फिर वो हमारे इसके भाग बन गए। अब आप सोचिए कितनी जल्दी थी इनको कमेटी बनाने की उस समय कि 15 में हम आजाद हुए, 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, वो उनकी सीट भी चली गई, उनको तुरंत हम लोग इलेक्ट करके लाए और 15 डेज के अंदर इनको चेयरमैन बना दिया। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? भीमराव अम्बेडकर साहब। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 6 अदर्स मेंबर्स। फर्स्ट इज एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, इसका स्पेलिंग AYANGER होना चाहिए आई थिंक। के मुंशी, अल्लाधी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, मुस्लिम लीग से थे, मुस्लिम लीग में लिख देता हूं, ध्यान रखना। एन माधवराव, माधवराव जो थे वो एट द प्लेस ऑफ BL मित्तर थे। BL मित्तर साहब क्योंकि उनका हेल्थ इश्यूज हो गया था बहुत ज्यादा, तो फिर M माधवराव को लाना पड़ा था एट द प्लेस ऑफ BL मित्तर। TT कृष्णमाचारी, TT 2 TN में ना, TT कृष्णमाचारी जो थे ये भी मेंबर बने थे, लेकिन इनिशियली ये थे नहीं। ये DP खेतान साहब की डेथ होने के बाद, सडन डेथ हो गई थी DP खेतान साहब की, उसकी वजह से TT कृष्णमाचारी को इसका मेंबर बनाया गया था। TT कृष्णमाचारी तो कांग्रेस से थे ही। तो ये जो 7 मेंबर, 6 मेंबर और एक चेयरमैन, टोटल 7 मेंबर्स थे इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को। चेयरमैन भीमराव अम्बेडकर थे। आप 6 लोगों के नाम आपको रटने होंगे, दैट इज एन गोपाल स्वामी अयंगर, के मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और TT कृष्णमाचारी। सो दीज आर दी मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई। और ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था ड्राफ्ट तैयार करना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें है वो सब लिखवाना। लेकिन ध्यान रहे, एक चीज जाते जाते नोट डाउन करवा देता हूँ, हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? नॉट बी अम्बेडकर। बी अम्बेडकर नहीं आएगा। बी अम्बेडकर साहब ने तो ड्राफ्ट किया था, उन्होंने इसको लिखा नहीं था। लिखने वाले थे प्रेम बिहारी रायजादा, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आई गॉट द नेम। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा was the पर्सन जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथों से लिखा था और इन्होंने इटैलिक स्टाइल में इसको लिखा था, ध्यान रखिएगा। आज की क्लास चूंकि हमारा बचे हुए जो चीजें हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यही